सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आज के बाद से पक्का बहुत अच्छी चलने वाली है। हम कमिट करते हैं कि सर आज से हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चलने वाली है, राइट। जो भी बचा हुआ समय है, जो भी बचा हुआ टाइम है, मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाला हूं, एक स्मार्ट मैनर में यूटिलाइज करने वाला हूं, इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करने वाला हूं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला हूं, और 100% फोकस के साथ अपने गोल की तरफ काम करने वाला हूं और रिजल्ट्स अचीव करने वाला हूं। सो दैट इज माय विशेस फॉर यू ऑल। अब देखना, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट एग्जम्पशन इन ऑडिट यूजिंग पैरेटो एंड एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो देखना, ऑडिट को जनरली ना नॉन स्कोरिंग परसीव किया जाता है। जनरली अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप सीए फाइनल्स की, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन सीए फाइनल्स अगर सबसे ज्यादा कोई नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिस ऐसा परसीव किया जाता है कि अगर कोई सबसे ज्यादा नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो ऑडिट है। सबसे कम अगर मार्क्स आते हैं तो वो ऑडिट में आते हैं, राइट। और हाईएस्ट फेलियर रेशियो है तो वो ऑडिट में है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफी अटेम्प्ट्स अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सके हैं बिकॉज ओनली ऑफ ऑडिट। देखो, ऐसा नहीं है, मैं सच बताऊं आपको, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट बिल्कुल स्कोरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑडिट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। ऑडिट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इफ नॉट द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। इट इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन पार विद द अदर सब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड कि आपको ऑडिट पढ़ना अच्छे से आता हो। अगर आपको ऑडिट पढ़ने का स्मार्ट तरीका आता है तो इन दैट वेरी सिनेरियो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स कि ऑडिट में मार्क्स सिक्योर करना ज्यादा टफ नहीं है, और हमने इसे बार बार प्रूव किया है। हर अटेम्प्ट के अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑडिट में एग्जम्पशंस लेकर आते हैं, लॉ में एग्जम्पशंस लेकर आते हैं, और ये प्रूव करा है कि ऑडिट एंड लॉ जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो इस वीडियो के अंदर भी अगेन मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए एक रास्ता खोल सकूं, आपको एक राह दिखला सकूं, दरवाजा दिखा सकूं कि आप किस तरीके से ऑडिट को ज्यादा स्कोरिंग बना सकते हो। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस पार्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस टिल डेट इन टर्म्स के आपने ऑडिट की प्लानिंग कैसे करनी है। आप ये मान लीजिए कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने कमाया है आज तक, वो सब कुछ झोंक दिया है इस वीडियो के अंदर, राइट। तो ऑल माई एक्सपीरियंस, ऑल माई नॉलेज, जितने स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे बातचीत करके जो एक्सपीरियंस मिला है, एज ए टीचर इतने टाइम से मैं ऑडिट अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा कर जो अनुभव मिला है, जो एक्सपीरियंस मिला है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर झोंक दिया है, और कोशिश किया है कि इस वीडियो के बाद आपको एक स्मार्ट तरीका पता चल जाए कि ऑडिट के अंदर अपने को क्या करना चाहिए, राइट। तो बहुत ज्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है इस वीडियो के अंदर, बहुत ज्यादा एनालिसिस इन्वॉल्व है इस वीडियो के अंदर। हर कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यार, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट जो भी वीडियो के अंदर चीजें बताई जा रही हैं आप उसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स लाकर दिखाएंगे सबको कि ऑडिट कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। So now let us start our video. तो एग्जम्पशन प्लान इन ऑडिट यूजिंग द पैरेटो एंड एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें डिस्कस करेंगे कि ऑडिट के अंदर अपने को किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, क्या क्या हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। हाउ शुड वी प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक अपने को सबसे पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन सा लास्ट में पढ़ना है। और ये प्रायोरिटाइजेशन मैं आपको कॉन्सेप्ट के टर्म्स में भी बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन के टर्म्स में भी बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको एक ओवरऑल प्रायोरिटाइजेशन भी दूंगा। तो दैट इज समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूं। होपफुली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। और अगर लग रहा है कि यार बेनिफिशियल है तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना, उससे पैसे नहीं मिलता है यार, बट वो दिखाता है कि आप कितना प्यार करते हो हमें। तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडिट के अंदर अगर मार्क्स सिक्योर करने हैं, सेम अप्रोच गोज फॉर लॉ एज वेल, राइट। एंड लॉ का भी वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू गेट एग्जम्पशन यूजिंग द पैरेटो एंड एबीसी एनालिसिस, एंड सेम अप्रोच गोज फॉर लॉ एज वेल। तो यहां पे ना अपने को सीपीआई फॉर्मूला यूज करना होता है। अब सीपीआई फॉर्मूला क्या हो गया? सीपीआई फॉर्मूला अगेन मेरा खुद का बनाया गया फॉर्मूला है, यानी सी फॉर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स में काम करना होता है। पी फॉर प्रेजेंटेशन, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को प्रेजेंटेशन में काम करना होता है, बिकॉज वी हैव टू रियलाइज दैट दिस इज अ सीए फाइनल एग्जामिनेशन, और हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत ही झकास होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। और तीसरी चीज हमारी इंटरलिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। इंटरलिंकिंग भी ऑब्वियसली तभी क्लियर हो पाएगा अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज ये सीए फाइनल का एग्जाम है, यहाँ पे सब कुछ इंटरलिंक्ड है, राइट। यू कैन नॉट स्टडी प्रोफेशनल एथिक्स इन आइसोलेशन विद द स्टैंडर्ड्स, यू कैन नॉट स्टडी स्टैंडर्ड्स इन आइसोलेशन विद कंपनी ऑडिट, तो सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है।
जो अभी इंटीग्रेटेड केस लॉज इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है वो भी इसी इंटरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज रियल लाइफ के अंदर भी आप देखते हो कि सब चीज इंटरलिंक्ड है। जब मैं किसी कंपनी को ऑडिट करने जाता हूं तो वहां कंपनी ऑडिट भी मेरे ऊपर लगता है, वहां स्टैंडर्ड्स भी लगता है, वहां कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी लगती हैं, और मेरे को इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल एथिक्स के रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सिमिलरली एग्जाम कंडीशंस के अंदर भी क्या हो सकता है कि आपको इंटरलिंकिंग के बारे में ध्यान रखना है, बिकॉज सीए फाइनल के एग्जाम्स है, हमारी जो इंटरलिंकिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि अपने को कॉन्सेप्ट में काम करना है। कॉन्सेप्ट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन याद रखना सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, अपने को क्या करना है, रिटेन करना है, उसको याद करना है, अपने को एग्जाम में रिप्रोड्यूस करके आना है, और उसके लिए जरूरी है नंबर ऑफ रिविजन्स। और ये जब नंबर ऑफ रिविजन्स आप करोगे ना, तब भी मेक श्योर करना कि थोड़ा सा यार नंबर ऑफ रिविजन्स भी जो आप करोगे तो सिर्फ रिवाइज नहीं करना है। You just don't have to pick up the book and start reading. First reading, second reading, third reading, fourth reading, fifth reading. Just reading is not called a revision. Revision एक smart manner में होता है, right? Revision एक smart manner में होता है। Now how to revise the subject multiple times, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं मिक्स नहीं करूंगा दोनों चीजों को। बिकॉज रिवाइज कैसे करना है वो भी अपने आप में एक आर्ट है, वो भी अपने आप में एक कला है कि हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट 5 टाइम्स, हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट 6 टाइम्स, हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट 7 टाइम्स। तो वो भी अपने आप में एक कला है। एक नॉर्मल स्टूडेंट ना पूरे सिलेबस को 2 बार से ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाता। सो नंबर ऑफ रिवीजन इज एन आर्ट, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग को रिटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिटेंशन के लिए नंबर ऑफ रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद देखो यार, दूसरी चीज आती है प्रेजेंटेशन की। सीए फाइनल के एग्जाम है तो अपना जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो 1 नंबर होना चाहिए, और तीसरी अपनी इंटरलिंकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि कब कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से हमें ऑडिट में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें ऑडिट में दिक्कत आती है, हमें मार्क्स नहीं आते। कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? सबसे पहला ऑब्स्टेकल है ह्यूज सिलेबस, कि हमारा जो सिलेबस का साइज है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। और यहीं आपकी मैं हेल्प करने आया हूं कि इतने बड़े सिलेबस के अंदर अपने को स्मार्ट होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कि किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को बाद में देनी है, किस चीज को लास्ट में देनी है। उसी को कहते हैं एबीसी एनालिसिस। एक पैरेटो एनालिसिस होता है कि 20% चीजों में फोकस करोगे तो 80% आउटपुट देगा वो आपको। एक एबीसी एनालिसिस होती है कि यार जो ए कैटेगरी की चीजें हैं उस पर अपने को मैक्सिमम फोकस करना है, जो सी कैटेगरी की चीजें हैं उसमें सबसे कम फोकस करना है। तो अकॉर्डिंगली एबीसी एनालिसिस एंड पैरेटो एनालिसिस की मदद से मैं हेल्प करूंगा कि यू कैन एक्चुअली मैनेज दिस ह्यूज सिलेबस। उसके बाद वी हैव ए लेट गो एटीट्यूड। हमारा ऑडिट के अंदर ना एक लेट गो एटीट्यूड है। आपको पता है ये आज सच्चाई है आज की तारीख में कि अगर पूरे सीए फाइनल्स के अंदर, सीए इंटर के अंदर सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कोई सब्जेक्ट है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑडिट है। तो वी हैव ए लेट गो एटीट्यूड, वी डोंट स्टडी ऑडिट प्रॉपर्ली। अपने को लगता है कि ऑडिट तो प्रैक्टिकल लाइफ में करा है, जबकि आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में करा है उसकी कोई समानता नहीं है इन कंपैरिजन टू जो आप एग्जाम में फेस करने वाले हो। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं। जो प्रैक्टिकली आपने किया है आप एग्जाम्स में लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट? दिस इज द एवल ट्रुथ ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। सो अकॉर्डिंगली आप वो चीज नहीं सोच सकते हो। आपको ऑडिट को उतने ही सीरियसली देखना है, उतने ही सीरियसली अप्रोच करना है जिस तरीके से बाकी किसी सब्जेक्ट को देखते हो। उसके बाद भी डोंट रिवाइज। क्लासेस हो गया बस, ठीक है, मेरा काम था क्लासेस खत्म करना। मैंने सानिध्य सर की क्लासेस ली या मैंने किसी भी टीचर की क्लासेस ली, मैंने क्लास देख ली और क्लास देखकर मतलब बुक साइड में कर दिए, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरा तो ऑडिट खत्म हो गया। 4 महीने बाद कोई पूछ रहा है क्या प्रिपरेशन है, भाई ऑडिट खत्म हो गया जी, क्लास तो हो गया था, जबकि ऑडिट का ये भी याद नहीं होगा तुमको। So that is not the approach. You have to revise frequent number of times, and the final thing is we don't give test. अपन टेस्ट नहीं देते हैं। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी होती है, बट फिर भी उनको खुद को पता नहीं होता कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे एग्जाम में, और जिसका एक कारण होता है कि वो टेस्ट नहीं देते, तो अपनी गलतियां एसेस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। राइट नाउ इन दिस पार्टिकुलर वीडियो जो मेरा फोकस है वो ह्यूज सिलेबस वाले पॉइंट को डील करना है, कि वो जो ह्यूज सिलेबस वाला पॉइंट उसको कैसे डील किया जाए, एबीसी एनालिसिस एंड पैरेटो एनालिसिस की मदद से उस पर कैसे काम किया जाए। बट अब ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं अपने इनर माइंड में बिल्ड कर लेना कि सर ये 5 ऑब्स्टेकल्स हैं, और ये 5 ऑब्स्टेकल्स मेरे को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। अगर मैं सीपीआई के मॉडल में काम करूंगा और मैं इन 5 ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देता हूं मैं ऑब्स्टेकल्स के अंदर। मैंने वो पॉइंट इसलिए ऐड नहीं किया था बिकॉज दैट वाज समथिंग नॉट इन आवर कंट्रोल। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने ऐड किए ना यहाँ पे, वो 5 पॉइंट्स है जो मेरे कंट्रोल में है। बट जो छठा पॉइंट है वो एक इनहेरेंट रिस्क है, वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ये 5वां पॉइंट कहीं ना मेरे कंट्रोल में था। 6th पॉइंट ये इनहेरेंट रिस्क है, नॉट इन माई कंट्रोल। दैट इज
सब्जेक्टिविटी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि कहीं ना कहीं ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिविटी आती है एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर। तो हो सकता है कि कुछ जो आपको अच्छा लग रहा हो एज अ स्टूडेंट लिखते वक्त तो एग्जामिनर को अच्छा ना लगे, तो सब्जेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट होता है। बट अगेन सब्जेक्टिविटी का रोल सिर्फ 5 से 10 नंबर तक का होता है। अगर आपने बाकी 5 पॉइंट्स में काम करा है, बाकी 5 ऑब्स्टिकल्स को हिंडर नहीं करने दिया है अपने प्रिपरेशन प्रोसेस को, तो बिलीव में सिक्स्थ प्रोसेस हो सकता है कि आपका 5-10 नंबर कम आ जाए उसकी वजह से, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्टिविटी फैक्टर, अगर आपने बाकी चीजों में काम किया है। अब देखना हाउ टू स्टडी ऑडिट। यहां पे मैंने एबीसी एनालिसिस दिया है आपको, कॉन्सेप्ट वाइज भी दिया है, क्वेश्चन वाइज भी दिया है। क्वेश्चन वाइज का मतलब क्या हो गया, देखो पहले कॉन्सेप्ट में काम करना होता है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन दिक्कत तो दोनों जगह आता है। जब कॉन्सेप्ट में काम करते हैं सर दिक्कत तो तब भी आती है, राइट, व्हेन वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट दिक्कत तो तब भी आती है, यार इतना सारा कॉन्सेप्ट है कैसे रिवाइज करें। फिर जब क्वेश्चंस में काम करते हैं दिक्कत तो तब भी आती है, यार इतना सारा क्वेश्चंस है, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है, क्या करें क्या नहीं करें। सो अगेन दैट इज द टाइम वी फेस प्रॉब्लम। तो हमने दोनों में ही क्या किया है सर, प्रायोरिटी एनालिसिस की है। तो लेट अस सी देम। तो देखना यार यहाँ पे आपको स्क्रीन की ज्यादा जरूरत है, कहीं ना कहीं मेरे चेहरे की कम जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, आपको सिर्फ कंटेंट दिखाई देगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो देखना हाउ टू स्टडी ऑडिट। सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर एबीसी एनालिसिस अप्लाई किया है, फोकस एरिया ए, फोकस एरिया बी एंड देन वी हैव द फोकस एरिया सी। तो फोकस एरिया ए के अंदर क्या क्या आएगा, कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 टू 148। उसके अलावा मैंने 3 सेक्शंस यहाँ पे और ऐड किए हैं, दैट इज सेक्शन 129, 132, 138, जो कि कंपनी अकाउंट्स का सेक्शन है। ये 3 सेक्शन खाली और ऐड किए हैं, आप इस कंपनी ऑडिट का पार्ट मान लो इसे। उसके बाद आता है कारो 16 या कारो 20, विच एवर इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशंस, बिकॉज नवंबर 20 में तो कारो 16 एप्लीकेबल है, और मई 21 के अंदर, नवंबर 21 के अंदर अपने को नहीं पता क्या एप्लीकेबल होने वाला है, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स, और उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मैंने पार्टिकुलरली सिर्फ ऐसे 700 और 600 सीरीज इंक्लूड किया है। तो कुल मिला के 8-9 स्टैंडर्ड्स हैं, 8-9 स्टैंडर्ड्स हैं। तो कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 टू 148 अलॉन्ग विद सेक्शन 129, 132, 138, कारो 16 ऑब्लिक कारो 20, थर्ड इज द प्रोफेशनल एथिक्स एंड फोर्थ इज द एसएस 700 एंड 600 सीरीज। और इसका जो वेटेज है वो कितना है, 30 मार्क्स का वेटेज है, राइट, दैट इज गोइंग टू गिव ए वेटेज ऑफ 30 मार्क्स। तो ये छोटे से 4 टॉपिक, 4 चैप्टर्स हैं, गिनती के 4 चैप्टर्स हैं, आपको 30 मार्क्स का वेटेज देगा। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर एक फर्स्ट टाइमर भी है ना, तो उसको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 35 घंटे लगते हैं, 35 आवर्स लगते हैं। एटलीस्ट अपने क्लासेस की तो बात कर लेता हूं मैं कि यार 30 घंटे के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं रेगुलर क्लासेस में। तो मैक्सिमम 30-35 आवर्स लगता है टू कवर दिस 4 चैप्टर्स। इवन आप फर्स्ट टाइमर भी हैं तो 35 आवर्स के अंदर तो आराम से हो जाता है। उसके बाद आता है फोकस एरिया बी। फोकस एरिया बी के अंदर आता है सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। बट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर एक चीज बता दूं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब तो आपको अपने टीचर के फ्लो के साथ जाना है, आपने जिस भी टीचर से क्लास लिया है। लेकिन अगर आप एक रिपीटर हो तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ना क्वेश्चंस पार्ट में फोकस करना, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस पार्ट। और उसके अंदर भी ना मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी है, ऐसे 220, 240, 250, 315, 402, 501, 505, 510, 520, 550, 565, 70। तो आप इन क्वेश्चंस में, इन स्टैंडर्ड्स में पार्टिकुलरली फोकस करना, रादर मैं कहूं कि इन स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस में पार्टिकुलरली फोकस करना। और अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो यू हैव टू गो बाय द फ्लो दैट योर टीचर इज पुटिंग इनटू द स्टैंडर्ड्स, राइट। टाइम कितना लगेगा सर स्टैंडर्ड्स करने में, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे क्लासेस के अंदर मैं 25 से 30 घंटे में स्टैंडर्ड्स करा देता हूं। बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आप क्लासेस कहां से ले रहे हैं, बिकॉज काफी जगह स्टैंडर्ड्स में 70-80 घंटे भी लगाया जाता है। मेरा जो अप्रोच है वो अलग होता है पढ़ाने का, तो अकॉर्डिंगली मुझे 25-30 घंटे लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। देन आता है पीयर रिव्यू, देन आता है ऑडिट ऑफ पीएसयू, देन आता है मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट्स, देन आता है इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो क्वालिटी रिव्यू है, ऑडिट ऑफ एलएलपी है, फॉरेंसिक ऑडिट्स है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, इजी चैप्टर्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स हैं। और अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो डिविडेंड है, कंपनी अकाउंट्स है, कॉस्ट ऑडिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चैप्टर है। उसके बाद टैक्स ऑडिट का सिंपल पार्ट, मैंने टैक्स ऑडिट में मेंशन किया सिंपल पार्ट बिकॉज टैक्स ऑडिट बहुत ही ब्रॉड पार्ट है, जिसके अंदर बेसिक्स आती हैं, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, गाइडेंस नोट, एंड उसके बाद फॉर्म 3CD, उसके बाद जीएसटी ऑडिट। तो सिंपल पार्ट में ना सिर्फ एप्लीकेबिलिटी पार्ट आ जाएगा और जीएसटी ऑडिट वाला पार्ट आ जाएगा। जो बाकी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, 3CD वाला पार्ट है, उसको मैंने पार्ट सी वाले कैटेगराइजेशन में डाल दिया है।
तो ये जो 9-10 टॉपिक्स हैं ये आपको देने वाला है 40 से 50 नंबर का वेटेज। कितना? 40 से 50 नंबर का वेटेज। तो पार्ट ए ने हमें दिया था 30 मार्क्स का वेटेज और पार्ट बी का है 40 से 50 मार्क्स का वेटेज। तो लगभग 75 मार्क्स का कवरेज हो चुका है हमारा। यहाँ पे 70 मार्क्स का कवरेज एटलीस्ट हो गया हमारा। अब आता है पार्ट सी, फोकस एरिया सी। अब ये जो एरिया है ना, इसको आप लास्ट में फोकस करोगे। अगर आप पार्ट ए पार्ट बी पढ़ के थक चुके हो तो आप पार्ट ए पार्ट बी को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बाकी ये जो चैप्टर्स आप इसे बाद में कर लेना। तो पार्ट सी मैंने लास्ट प्रायोरिटी एरिया रखा है, बिकॉज पढ़ना बहुत कुछ है बट कंपैरेटिवली उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे बैंक ऑडिट है, बहुत बल्कि चैप्टर है बट कुछ गारंटीड नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, और आता है तो 4 नंबर का आता है। फिर ऑडिट ऑफ जीआईसी है, ऑडिट ऑफ एलआईसी है, एनबीएफसी ऑडिट है, गाइडेंस नोट है, एसक्यूसीज है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज है, फॉर्म 3CD वगैरह, एंड ओल्ड सिलेबस के अंदर सीआईएस का पार्ट है। तो ये मैंने पार्ट सी में डाला है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको छोड़ना है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट हो सकते हो, लास्ट में पढ़ाई करना। अगर टाइम बचे तो सिर्फ एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर लेना, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट हो सकते हो। फॉर्म 3CD के लिए तो मैंने आपको वीडियो दिया है, मैंने आपको ऑडियो क्लिप दी है, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो फिजिकल लॉस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया सर, अपना ये पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी का कैटेगराइजेशन हो गया यहाँ पे। तो वी आर डन विद द कैटेगराइजेशन, दैट इज पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैंने वीडियो के अंदर फुल स्क्रीन में फोकस किया था, तो अपना जो व्यू है वो हटा दिया था यहाँ से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन बाद में कर लेना। यू कैन ऑलवेज पोज द वीडियो, यू कैन ऑलवेज टेक द इमेजेस। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या किया है, पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी का स्प्लिट आपको दे दिया है कि आपको किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे हाईएस्ट फोकस रखना है, किन पे सबसे कम फोकस रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको एक कैटेगराइजेशन दिया है। क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको एक कैटेगराइजेशन दिया है कि क्वेश्चंस भी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है सर। एक डिस्क्रिप्टिव है, एक एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉज है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, बिकॉज क्वेश्चंस में भी बच्चा परेशान रहता है, इतने सारे क्वेश्चंस है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या पहले करूं, क्या बाद में करूं। तो देखना यार, क्वेश्चंस के अंदर एक सिंपल मंत्रा है। डिस्क्रिप्टिव में ना 3 चैप्टर्स गांठ बांध लो, 3 चैप्टर्स, कंपनी ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स या फिर प्रोफेशनल एथिक्स। ये 3 वैसे चैप्टर्स है जिससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, माइंड लगाना पड़ता है। बाकी चैप्टर्स की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत कम होता है। ठीक है, एक ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज आप मान सकते हो, जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फिर से होता है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, कंपनी ऑडिट, स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स, आप चौथा चैप्टर ऐड कर सकते हो, दैट इज ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। इस पे मैं कहूंगा कि सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। मतलब आप अगर कोई स्कैनर कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्कैनर के अंदर आपने चाहे मेरा स्कैनर लिया है या किसी और ऑथर का लिया है, तो उसके अंदर जनरली आपको पीएम, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन, स्टडी मैट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर आप स्कैनर नहीं ले रहे हो, आप स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली फ्रॉम दो सोर्सेज। बट इन 3 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस करने हैं। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं बाद में करूंगा। अगर टाइम बहुत कम बचा है तो हो सकता है कि मैं रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन करना स्किप कर दूं, हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, बट अगर टाइम कम बचा है और रिमेनिंग चैप्टर्स के अंदर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आरटीपी क्वेश्चंस का, एमटीपी क्वेश्चंस का और स्टडी मैट के क्वेश्चंस का, और मेरा सेकंड प्रायोरिटी होगा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का। दिस इज फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉज के अंदर। अब एमसीक्यूज के लिए काफी बच्चों के मन में सवाल है, सर क्या करें, एमसीक्यूज के 2-3 हजार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, 2-3 ऑथर्स की बुक परचेज कर लें और सारे एमसीक्यूज करते जाएं। काफी बच्चे ऐसा करते हैं, 2-3 ऑथर्स की बुक परचेज कर लेते हैं, सारे एमसीक्यूज करते जाते हैं, ऐप वगैरह के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर जो भी एमसीक्यूज मिलता है करते रहते हो। एक अप्रोच होता है कि सर आईसीआई वाले एमसीक्यूज कर लें, और एक अप्रोच होता है कि भैया जब मर्जी आए जो मर्जी आए कर लो, कुछ सोचो ही मत। तो क्या अप्रोच फॉलो करें? तो यहां पे देखो यार, एमसीक्यूज का ना कोई एंड नहीं होता, देयर इज नो एंड। एमसीक्यूज कितना भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखोगे ना, तो आपके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज अपने आप हो जाएंगे। अलग अलग टीचर्स के एमसीक्यूज में मत जाना, बिकॉज हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उसने अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज कंपाइल करा होता है, आपको वहां पे परेशानी हो सकती है। तो अलग अलग टीचर्स के एमसीक्यूज में मत जाना। मेरा एक ही एडवाइस है यार, कि सबसे पहले आप आईसीआई के एमसीक्यूज में ही फोकस करो। आपको पता है ऑडिट के अंदर अभी तक टिल डेट, अभी तक रिकॉर्ड में आईसीआई 346 एमसीक्यूज रिलीज कर चुका है, 8 केस लॉज रिलीज कर चुका है, और ये 346 एमसीक्यूज अपने आप में शानदार एमसीक्यूज हैं, जबरदस्त एमसीक्यूज हैं। अब मजे की बात यह है कि एक बच्चा सिंपल एमसीक्यूज में दिमाग लगाता रहता है, 2-3 हजार एमसीक्यूज करता रहता है, लेकिन आईसीआई के एमसीक्यूज को नहीं देखता। रेदर अगर क्वेश्चन अगर सेम आना हुआ ना, तो वो आईसीआई एमसीक्यूज में से आएगा, बाकी में से नहीं आएगा।
आप 2000 एमसीक्यूज कर लो, 3000 एमसीक्यूज में से एमसीक्यूज कर लो, कहीं से रिपीट नहीं होने वाला, क्वेश्चन उसके बाहर से आने वाला है। और अगर रिपीट हो भी गया, मान लो क्वेश्चन वो 2-3 हजार एमसीक्यूज में से आ भी गया, तो आपको याद रहेगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि उस बुक में मैंने एमसीक्यू किया था। रेदर अगर आईसीआई एमसीक्यूज से क्वेश्चन आ गया, लिमिटेड एमसीक्यूज था, आप याद भी रख पाओगे। तो आईसीआई एमसीक्यूज में फोकस करो। 346 एमसीक्यूज आईसीआई ने इश्यू किया है टिल डेट, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एमसीक्यूज, सैंपल बेस्ड, एमटीपीज, आरटीपीज, स्टडी मैटेरियल, राइट, आर्टिकलशिप लेवल एमसीक्यूज, कंप्राइजिंग ऑफ एवरीथिंग। 346 एमसीक्यूज अभी तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है, और केस लॉस के अंदर करीबन 8 केस लॉस रिलीज करे हैं। तो मैंने ये सब कुछ आपके लिए ना एक जगह कंपाइल कर दिया है, अपना मेंटर एमसीक्यू फाइल, राइट। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, अपना मेंटर के वेबसाइट में भी अवेलेबल है हमारा। तो हमने इसे कंपाइल करके आपको दे दिया, तो आप सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज यूज करो, बाकी में दिमाग मत लगाओ। क्लियर है? उसके बाद जो बाकी एमसीक्यूज हैं, अदर एमसीक्यूज हैं, वो लास्ट प्रायोरिटी होगा आउट ऑफ ऑल द गिवन प्रायोरिटीज, दैट विल बी द लास्ट प्रायोरिटी। एंड अगेन, अगर किसी बच्चे को बाकी को बुक बेस्ड एमसीक्यूज भी करने का मन है, किसी ऑथर की बुक से भी करने का मन है, तो वो जो 3 चैप्टर्स मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, आप उन 3 चैप्टर्स के अंदर ही और एमसीक्यूज कर लीजिए। बट बाकी चैप्टर्स के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में मत जाइए, सिर्फ आईसीआई एमसीक्यूज कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? और बाकी एमसीक्यूज के लिए बाकी एमसीक्यूज के लिए मैंने क्या दिया है यहाँ पे, शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ ऑल द गिवन प्रायोरिटीज, आउट ऑफ ऑल द गिवन प्रायोरिटीज। मतलब आपने भी पार्ट सी भी अगर छोड़ रखा है ना, तो पहले पार्ट सी कंप्लीट करो रेदर देन डूइंग द अदर एमसीक्यूज। और फिर आते हैं ओवरऑल प्रायोरिटीज के अंदर कि हमने कॉन्सेप्ट वाइज प्रायोरिटीज समझ लिया, हमने क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटीज समझ ली। अब जो हमारा ओवरऑल प्रायोरिटीज होगा वो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, दैट शुड बी द प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरा, क्वेश्चंस के अंदर फोकस एरिया ए में फोकस करना है सबसे पहले, और आईसीआई एमसीक्यूज में फोकस करना है सबसे पहले। तीसरी चीज, पहला अपने फोकस होना चाहिए कि 2 रिवीजन कर लें, लेट अस रिवाइज 2 टाइम्स द सिलेबस 2 टाइम्स। जब आप थर्ड रिवीजन करोगे ना ऑडिट का, जब थर्ड रिवीजन करोगे, वो थर्ड रिवीजन चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो, बिलीव मी, आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब ये जो टेस्ट है, आप अपने लोकल सिटी के अंदर कहीं ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोई भी अगर आपको लगता है कि यार रिलायबल टेस्ट, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। हमारा अपना मेंटर का खुद का टेस्ट है, दैट इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट आई थिंक फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 100 मार्क टेस्ट। कोशिश किया है सबसे ज्यादा रिलायबल बनाने का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। बट मेक श्योर कि आपको जो थर्ड रिवीजन है वो टेस्ट के साथ जा रहा है, हो सके तो चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ जा रहा है, आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। उसके बाद आता है फोर्थ रिवीजन। क्या आता है सर? फोर्थ रिवीजन। तो फोर्थ रिवीजन की अगर हम बात करें, तो ये फोर्थ रिवीजन होना चाहिए 100 मार्क टेस्ट के साथ। ये फोर्थ रिवीजन कैसा होना चाहिए? 100 मार्क्स टेस्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है? तो थर्ड रिवीजन चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ हो गया, फोर्थ रिवीजन 100 मार्क टेस्ट के साथ हो गया। और जो फिफ्थ रिवीजन है, अगर पॉसिबल है, फिफ्थ रिवीजन अगर आप कर पा रहे हो, तो जिन एरियाज में आपने बहुत ही खराब से परफॉर्म किया ना टेस्ट के अंदर, फिफ्थ रिवीजन उन एरियाज का हो गया। अब सिलेबस को आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, 5 बार, 6 बार, 7 बार, उसके वीडियो में अभी अलग से मैं बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन मेरे अगर आप ऑडियो क्लिप्स यूज करते हैं, अगर आप मेरे रिवीजन वीडियोस यूज करते हैं, मेरा किताब यूज करते हैं, मेरा बुक यूज करते हैं, तो आई डोंट थिंक ऑडिट को 6-7 बार रिवाइज करने में ज्यादा तकलीफ आएगा। रादर वॉइस क्लिप यूज करके तो आप 10 से 12 बार रिवाइज कर सकते हो ऑडिट को, राइट। तो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप सुबह उठते वक्त, शाम को बैठते वक्त, राउंड लगाते वक्त, नींद नहीं आ रही, हमेशा वॉइस क्लिप सुन सकते हैं, और पूरा सिलेबस 10 से 12 बार पता भी नहीं चलेगा कैसे रिवाइज हो जाएगा। ज्यादातर चैप्टर्स के मैंने आपको रिविजनरी वीडियोज दिया है, राइट। उसके बाद मैंने आपको कंसाइज नोट्स दिया है। अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं, तो क्लासेस के अंदर हमने इतना ज्यादा कंसाइज वे में चीजों को समझा है, इतने ज्यादा कंसाइज वे में एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में चीजों को प्रिपेयर किया है कि रिविजन्स करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, रिविजन्स करने में तकलीफ नहीं आएगी, हो जाएगा रिविजन, टेंशन नॉट, राइट, टेंशन ना की, हो जाएगा रिविजन। तो ये चीज क्या करना है सर, अपने को फोकस करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने प्रायोरिटी एरिया सेट करा, दिमाग में क्लियर कर लो, पार्ट ए पार्ट बी पहले वो क्लियर करना है। फिर क्वेश्चंस के अंदर वो 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर मैं पार्ट सी में चला जाऊंगा कॉन्सेप्ट के अंदर कि वो पार्ट सी कंप्लीट कर लेता हूं। फिर मैं आईसीआई एमसीक्यूज कर लूंगा, और उसके बाद बचेगा टाइम तो मैं रिमेनिंग एमसीक्यूज करूंगा, वरना मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा। आप सिर्फ नंबर ऑफ रिविजन पे फोकस करो, आप सिर्फ टेस्ट पे फोकस करो, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू एक्सेल, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, वहां पे एक्सेल करने वाले हो। तो अगर आप ये अप्रोच करोगे यार, तो आपको फॉलो करोगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कंडीशंस। So this is the approach guys, I believe you liked it. कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोथ फॉर द फर्स्ट टाइमर्स एंड फॉर द रिपीटर्स। तो सबसे पहली चीज यार, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आप पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, आपने अभी तक ऑडिट नहीं किया है,
और दूसरी चीज हो गई रिपीटर्स के लिए कि आप ऑडिट बार बार कर चुके हैं, कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं। तो यार अगर आप फर्स्ट टाइमर्स है ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि आप जब फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ोगे ना, तो वो फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। आपको ऑडिट की नदी में नहीं बहना है, आपको ऑडिट के फ्लो में नहीं बहना है, आपको ऑडिट के समुंदर में नहीं बहना है, आपको ऑडिट को डीटी जैसा नहीं बनाना है, आपको लॉ को डीटी जैसा नहीं बनाना है, उसका जैसा उतना वास्ट नहीं बनाना है। आपको एक कंसाइज मैनर में पढ़ाई करनी है, सिंपल मैनर में पढ़ाई करनी है। गो बाय माय एबीसी एनालिसिस। आप इस एबी एनालिसिस, सी एनालिसिस के हिसाब से चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर आप मेरे क्लासेस को यूज करके पढ़ रहे हो तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लासेस के अंदर हमने बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में सब कुछ किया है। इवन इफ यू हैव टेकन द रेगुलर क्लासेस, तो 90 घंटे के अंदर 90 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा ऑडिट कराया हुआ है आपको विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस के साथ 90 आवर्स में कर लेते हो, सब्सिक्वेंटली आपको सेकंड टाइम रिवाइज करने में मान लीजिए 50 घंटे लगेंगे, तीसरी बार रिवाइज करने में 30 घंटे लगेंगे, चौथी बार रिवाइज करने में 25 घंटे लगेंगे, पांचवी बार 15 घंटे में रिवाइज कर लोगे। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि 200 घंटे में आपका 5 बार ऑडिट रिवाइज हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो। और अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो मेक श्योर यू आर चूजिंग एग्जाम ओरिएंटेड बुक, and make sure कि if you are not choosing exam oriented book, you are making notes along with your preparation for your subsequent revisions, because concise note वहां पे बहुत जरूरी है। अगर आप रिपीटर है, यहाँ पे आप ऑडिट बार बार दे चुके हो, बार बार दे चुके हो, बट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है ऑडिट का, तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा इफ पॉसिबल गो फॉर माय फास्ट ट्रैक और संजीवनी कोर्स। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर ऑडिट बहुत वीक है तो फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जाना, 50 घंटे में ऑडिट हो जाएगा। अगर ऑडिट सो एंड सो है, मतलब आता है अच्छे से आता है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, तो संजीवनी कोर्स एग्जाम से 2 महीने पहले रिलीज होता है, आप उसके लिए जा सकते हो, जहाँ 25 घंटे में ऑडिट होता है। और अगर आप फास्ट ट्रैक और संजीवनी कोर्स के लिए नहीं भी जाते हो, तो अगेन मेरा आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है यार, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मेरा वॉइस क्लिप बार बार सुनते जाना, मेरा वॉइस क्लिप बार बार सुनते जाना, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। और जो भी मैं गाइडेंस देता हूं ना टाइम टू टाइम, उसको बराबर से फॉलो करते जाना, वॉइस क्लिप सुनते जाना, रिविजनरी वीडियोस फॉलो करना, एमसीक्यू शीट फॉलो करना, टेस्ट देना बराबर से। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दोज थिंग्स, मेक श्योर कि यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन एज वेल, बिकॉज आप इतनी बार एग्जाम दे चुके हो तो कहीं ना कहीं आपने बाकी चीजों में फोकस करा होगा, बट कहीं ना कहीं शायद प्रेजेंटेशन और टेस्ट के अंदर आप लैक कर रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि यू आर फोकसिंग ऑन दोज एरियाज एज वेल, एंड आई एम श्योर द रिजल्ट्स विल कम, द मैजिकल रिजल्ट्स विल कम। बिलीव मी गाइज, ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स भी आते हैं, 75 मार्क्स भी आता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर अटेम्प्ट के अंदर हमने प्रूव किया है दैट ऑडिट के अंदर इतने सारे मार्क्स आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, रिपीटर्स के लिए एक चीज कहना चाहता हूं, हर अटेम्प्ट के अंदर ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं कि पहले ऑडिट क्लियर नहीं हुआ था बट बाद में एग्जाम क्लियर हो गया, मे बी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माय क्लासेस, और मे बी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माय रिविजनरी ऑडियोज एंड वीडियोज। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पहले 40 नंबर आ रहे थे और फिर 70 मार्क्स लाकर वो पास हुए हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑडिट पहले पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ऑडिट करा, 4 महीने पहले ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करा, क्लासेस अच्छे से फॉलो करा, गाइडेंस अच्छे से फॉलो करा, एंड दे गॉट 70 मार्क्स इन ऑडिट। तो 70 मार्क्स भी आता है ऑडिट के अंदर, राइट, 70 मार्क्स भी आता है। तो अपनी सोच बड़ी कर लो, वो थिंकिंग अपने माइंड से हटा दो यार ऑडिट में भगवान पास करा दे, ऑडिट में 50 नंबर आ जाए। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा ना, जितना सोचोगे उससे कम ही मिलेगा। तो यार 70 का सोच लो, 60 तो आ ही जाएगा, 55 तो आ ही जाएगा। अगर 50 का सोचोगे तो कहाँ लैंड करोगे, है ना। तो अपनी थिंकिंग थोड़ी सी बड़ी कर लो और आज से कमिट हो जाओ कि सर मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने वाला हूं, मैं नंबर ऑफ रिविजन्स इंक्रीज करने वाला हूं, मैं टेस्ट देने वाला हूं, और मैं सारी चीजें डेडिकेशन के साथ फॉलो करने वाला हूं। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो दिस वाज माय मैसेज टू यू ऑल। एंड लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे साथ एक बार बोलो, दिल से बोलो, मुझे नहीं पता कि मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, मुझे नहीं पता कि मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।